हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसे दिव्यांग भाई बहन हो या नॉन दिव्यांग भाई बहन हो जिन्होंने केवल और केवल हाई स्कूल कर रखा है या इंटर कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड वगैरह भी कर रखा है, तो आज आपको बहुत अच्छी नौकरी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने केवल और केवल हाई स्कूल या इंटर भी कर रखा है ना, तो भी यहाँ पर आज आपको वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप दिव्यांग कैटेगरी में कोई भी दिव्यांग है, यहाँ पर सभी दिव्यांग भाई बहनों को बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है, कितनी फीस लगेगी, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, इसके अलावा कहाँ पर ये वैकेंसी आई है, किस तरीके का आपका वर्क रहेगा, स्क्राइबर वगैरह के बारे में सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सब चीज़ें आपको मिल जाए, तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए देखना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे और मैंने जो बात इस वीडियो में बताई होगी, तो मैं आप फिर अगर कमेंट में पूछेंगे उसका जवाब, तो प्लीज़ मैं आपको उसका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है। जो चीज़ मैंने वीडियो में नहीं बताई है, अगर आप कमेंट में वो चीज़ पूछोगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इसलिए कहीं भी स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, बहुत अच्छे से देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में वीडियो को भेजा करो, ताकि सारे दिव्यांगों की जो भी एलिजिबल है उनकी हेल्प हो सके। और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक किया करो। वीडियो कैसी लगती है, मेरे चैनल के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो। दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं EMRS के द्वारा जो भर्ती निकली हुई है उनके बारे में। एक्चुअली में EMRS में यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जो भर्तियां निकलती है वो नॉन टीचिंग भी निकलती है और टीचिंग लाइन की भी निकलती है। तो आज की इस वीडियो में हम खासकर जो नॉन टीचिंग वाली भर्ती है, जिसमें किसी स्पेशल कोर्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे बीएड वगैरह या सीटेट वगैरह, इनकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस ऐसी ही वैकेंसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। कल दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टीचिंग लाइन की जितनी भी वैकेंसी है उनके बारे में बताऊंगा। तो अगर कोई ऐसे दिव्यांग साथी है जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल आपको वीडियो मिल जाएगी। और टीचिंग लाइन में भी दिव्यांगजनों की बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। नॉन टीचिंग में भी बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत अच्छे से बताऊँगा, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में आप जानते होंगे। ये यहाँ पर रेसिडेंशियल होता है ये, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जितना भी काम होता है नॉन टीचिंग का, तो उसके लिए स्टाफ रखा जाता है। कोई कंप्यूटर के लिए, कोई अलग अलग वार्डन वगैरह के लिए, तो वही सारी वैकेंसी बहुत अच्छी है। चलो हम देख लेते हैं। दोस्तों देखो, आपके जो फॉर्म फिल होना शुरू हो गए वो 23 अक्टूबर 2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही 23 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर या शॉर्ट में वीडियो बनाकर अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ही डाल दूंगा। कुछ लोग पूछते हैं आपके चैनल का क्या नाम है, तो मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन DSMNRU। मैं यहीं पर इस पर आपको पोस्ट के रूप में या शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा जैसे 23 अक्टूबर को शुरू हो गए, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी इसका एग्जाम किस डेट को होगा, कब होगा, वो जैसे ही डेट आ जाया करेगी तो मैं आपको तुरंत बता दिया करूँगा। अब दोस्तों देखो, जितनी भी नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी है उसमें देखो, जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो 555 है टोटल, और हॉस्टल वार्डन की जो है वो 635 है टोटल, अकाउंटेंट की यहाँ पर 61 पोस्ट है टोटल, और जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट यानी JSA की भी 228 पोस्टें हैं यहाँ पर, और लैब अटेंडेंट की भी यहाँ पर 146 पोस्ट है टोटल। अब देखो, नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी में जितने भी दिव्यांग साथी है उनकी अलग अलग मैं वैकेंसी बता देता हूँ किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट है। तो यहाँ पर देखो, हॉस्टल वार्डन में मेल कैंडिडेट की, VI कैंडिडेट की 4 पोस्ट है, और HI वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 3 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए यहाँ पर VI की 3 पोस्ट है, HI की 3 पोस्ट है, और LD की भी 3 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 3 पोस्ट है। फिर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए VI की 7 पोस्ट है, HI वालों की नहीं है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 8 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 7 पोस्टें हैं। इसी तरीके से अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर VI की 1 पोस्ट है, HI की नहीं है, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की भी 1 पोस्ट है, अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट में VI पर्सन अगर कोई है तो उनकी 2 पोस्ट है, HI वालों की 2 है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 3 है, और अदर डिसेबिलिटी की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम लैब अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर VI वालों की 2 पोस्ट है, HI वालों की 1 पोस्ट है, LD कैटेगरी वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 2 पोस्ट है। नॉन टीचिंग वाले में अगर हम देखें तो अलग अलग पोस्ट के लिए VI वालों की टोटल 19 पोस्ट है, HI वालों की 10 पोस्ट है, और LD कैटेगरी वालों की भी यहाँ पर टोटल 19 पोस्ट है, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 18 पोस्ट है। दोस्तों, अब देख लेते हैं जितनी भी नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है उन किस पोस्ट पे कौन दिव्यांग एलिजिबल है, कौन डिसेबल्ड एलिजिबल है, यहाँ पर वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट। तो अगर हम इसमें देखें, अगर कोई दिव्यांग टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट में, और डेफ HH है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में दिक्कत है, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, इसके अलावा कोई CP LC DW AAV है तो अप्लाई कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई SLD MI है तो अप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीपल डिसेबल्ड है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लैब अटेंडेंट के लिए अगर कोई लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डेफ HH वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी OL, CP, LC, DW, AAV वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या ASD मॉडरेट हो या माइल्ड हो अप्लाई कर सकते हैं। ID, SLD और MI वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल डिसेबल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर अकाउंटेंट की। उसके लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड लो विजन अप्लाई कर सकते हैं, डेफ HH अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर OH कैटेगरी की बात करें तो आपके एक हाथ में, दोनों हाथों में, एक पैर में, दोनों पैरों में, या आप CP, LC, DW, AAV या MDY वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ASD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर ब्लाइंड कैटेगरी में बात करें तो लो विजन वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेफ में अगर देखें HH वालों में तो केवल HH वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बात करें तो अगर एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथों में दिक्कत है, या एक पैर में दिक्कत है, या दोनों पैरों में दिक्कत है, इसके अलावा CP, LC, DW, AAV, SLD, MI या मल्टीपल डिसेबल्ड है तो अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी अगर कोई लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पैर में या CP, LC, DW, AAV वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा SLD, MI और MD वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों आप सोचे होंगे कि इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, तो देखो स्टाफ नर्स के लिए पे लेवल आपको 5 मिलेगा, मतलब 29,200 से 92,300 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसी तरीके से अगर आप हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो यहाँ पर भी पे लेवल आपका 5 ही रहेगा, मतलब 29,200 से 92,300 तक सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट अगर आप बन जाते हैं तो पे लेवल 6 मिलेगा, मतलब 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ऐसे ही अगर आप JSA यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट अगर बन जाते हैं तो पे लेवल 2 रहेगा 19,900 से 63,200 तक। लैब अटेंडेंट में पे लेवल 1 रहेगा, मतलब 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या मांगा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, तो यहाँ पर आपकी 35 वर्ष तक तो एज मांगी गई है, लेकिन जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे बताऊँगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो पहले नंबर पे अगर आपने BSc ऑनर्स इन नर्सिंग में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या इसके अलावा आपने रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग की है तो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास में रजिस्टर्ड भी आप होने चाहिए मिडवाइफ RN और या मतलब RM विद एनी स्टेट काउंसलिंग में, और इसके अलावा 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। अगली पोस्ट जैसे यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की है तो इसके लिए भी 35 वर्ष एज मांगी गई है, पर दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपने या तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की हो NCERT या अदर NCTE वगैरह से, या आपने केवल और केवल बैचलर डिग्री की है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपने अगर केवल और केवल ग्रेजुएशन भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है यहाँ पर अकाउंटेंट की, इसके लिए 30 वर्ष एज मांगी गई है, और इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने यहाँ पर बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में अगर की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नोट में इन्होंने लिखा है कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट एलिजिबल। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी JSA की। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि इसके लिए 30 वर्ष एज मांगी गई है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बस यहाँ पर आपकी मिनिमम स्पीड जो है कंप्यूटर पर टाइपिंग की 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। मतलब अगर आपसे इंग्लिश की आती है टाइपिंग तो इंग्लिश में कर सकते हो, और अगर हिंदी की आती है तो हिंदी में कर सकते हो। ये नहीं कि दोनों का करना पड़ेगा, दोनों में से किसी एक की आप टाइपिंग दे सकते हो। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग देंगे तो 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। अब देखो अगली पोस्ट है यहाँ पर लैब अटेंडेंट की, इसके लिए 30 वर्ष एज मांगी गई है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 10th क्लास पास की हो और उसके साथ में आपके पास में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है लेबोरेटरी टेक्निक में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास में डिप्लोमा वगैरह नहीं है, आपने 12th किया है साइंस साइड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितने भी दिव्यांग साथी हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हो और SC ST से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर 15 वर्ष की छूट मिलेगी, OBC से बिलोंग करते हो तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी, और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 10 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब दोस्तों देखो इसमें जो फीस लगेगी, जितनी भी फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट है उनकी नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये फ़ीस यहाँ पर लगने वाले हैं। कितने लगेंगे? 500 रुपये टोटल फीस लगेगी। आप SC हो, ST हो, या फीमेल कैंडिडेट हो, या PWD कैंडिडेट हो, आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये लगेंगे। और SC ST PWD के अलावा जितने भी और कैटेगरी वाले हैं उन सब की यहाँ पर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन फ़ीस 1000 रुपये है, प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है, मतलब टोटल यहाँ पर 1500 रुपये फ़ीस लगेगी SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट के अलावा जितने भी कैंडिडेट हैं।
अब देखो यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता देता हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, जो हॉस्टल वार्डन वाली पोस्ट है वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें सबसे पहले आपका यहाँ पर टायर 1 होगा जो क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, और ये OMR बेस्ड होगा। और यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस तरीके से, आपके सामने पार्ट वन में जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 10 मार्क्स के हो गए। फिर पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर पार्ट 3 जिसमें नॉलेज ऑफ ICT मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसके अलावा पार्ट 5 में यहाँ पर आपसे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी, और इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो डिसेबल्ड भाई बहन होंगे जिनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा उनको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100 ही मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद में जब आपका टायर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका यहाँ पर टायर 2 होगा। टायर 2 में उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो टायर 1 का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लेंगे। टायर 2 में यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, वो आप EMRS की साइट पर जाकर भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 40 ऑब्जेक्टिव हो गए वो 40 ही मार्क्स के हो गए और जो 15 डिस्क्रिप्टिव हो गए वो 60 मार्क्स के हो गए। इस तरीके से आपके मार्क्स बने यहाँ पर 100। तो यहाँ पर 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव और 15 डिस्क्रिप्टिव, और टोटल मार्क्स रहेंगे यहाँ पर 100। इसके लिए आपको 3 घंटा आराम से करने के लिए मिलेगा। सेम प्रोसेस आपके लिए अकाउंटेंट में भी रहेगा, बस इसमें अलग ये रहेगा कि जब आपका टायर 2 होगा तो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जो फीमेल स्टाफ नर्स है उसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा और उसमें भी 2 ही होंगे, टायर 1 और टायर 2। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपका टायर 1 होगा, सेम प्रोसेस रहेगा जो पीछे बताया। फिर उसके बाद में टायर 2 होगा। फिर इसके बाद में जो टायर 2 क्वालिफाइड कर जाएंगे उनको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसी पैटर्न पर आपका जो लैब अटेंडेंट है उसका भी एग्ज़ाम इसी तरीके से बिल्कुल होगा जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान और रख रहे हैं, यहाँ पर आपकी 1/3 आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करना, बहुत अच्छे से तैयारी करना। और इसके बाद में फिर इसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह होगा नहीं। तो जब ये आप पेपर यानी टायर 1 जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करेंगे उसका क्वालिफाइड कर जाएंगे तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्क्राइब के बारे में थोड़ा सा देख लो। अगर आप ऐसे PWD कैंडिडेट हो जिनको स्क्राइब चाहिए तो आप 40% या उससे ज़्यादा होने चाहिए। हालांकि 40% से कम वालों को भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप सेंटर से लेना चाहते हैं तो सेंटर से आपको मिल जाएगा स्क्राइब, या उस सेंटर पे अगर स्क्राइब अवेलेबल नहीं है और आप अपना ले जाना चाहते हैं तो आप अपना भी यहाँ पर ले जा सकते हो। 20 मिनट एक्स्ट्रा भी आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा। जितने भी ऐसे साथी हैं जो टोटली ब्लाइंड या लो विज़न वाले हैं, जो ब्लाइंड कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा जो BA कैटेगरी यानी बोथ आर्म वाले हैं या CP वाले हैं, तो उनको यहाँ पर किसी एनेक्सर वगैरह या अपेंडिक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इन तीनों कैटेगरी के अलावा अगर कोई दिव्यांग है और वो स्क्राइब लेना चाहते हैं या एक्स्ट्रा टाइम लेना चाहते हैं तो स्क्राइब उनको तभी मिलेगा जब उनको राइटिंग लिमिटेशन होगी। और अगर लेना चाहते हैं तो आपको किसी भी मेडिकल ऑफिसर या सिविल सर्जन या मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह से एक अपेंडिक्स बनवाना होगा, अपेंडिक्स VD, जिसमें नोटिफिकेशन में दिया है वो डाउनलोड कर लेना। उसको बनवा के तब यहाँ पर अगर फॉर्म में मांगा जाएगा आपसे तो अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप ऐसे दिव्यांग हैं जो 40% से कम हैं, मतलब 40% से ज़्यादा वाले नहीं हैं, 40% से कम वाले हैं, तो उनको यहाँ पर अपेंडिक्स VE बनवाना होगा। बाकी एक्स्ट्रा टाइम वगैरह भी जिन लोगों को लेना होगा उनको अपेंडिक्स VD यहाँ पर बनवाना होगा, तभी उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा एग्जाम में दिया जाएगा। लेकिन टाइम वगैरह तभी मिलेगा यहाँ पर जब आपको राइटिंग लिमिटेशन होगी। बाकी दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और कुछ इसमें बताने के लिए इतना बचा नहीं है। कल की वीडियो में मैं आपको जितनी भी टीचिंग लाइन की वैकेंसी है उनके बारे में अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से प्रोसेस सब कुछ आपको बताऊँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।